प्रिय अभिकर्ताओं और दोस्तों, मुझे बहुत हार्दिक खुशी हो रही है कि मैं आपको एक बहुत दिलचस्प टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करने वाली हूँ। ये टॉपिक आपके जो कस्टमर्स को मिलने के लिए आप जाते हैं उस टाइम ये अंडरराइटिंग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके बारे में मैं आपसे आज यही विषय पर बात करने वाली हूँ। तो अंडरराइटिंग क्यों आपको जानना है, अंडरराइटिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले आप अभिकर्ता हमारे फर्स्ट लाइन अंडरराइटर हैं। क्यों फर्स्ट लाइन अंडरराइटर हैं? आप कस्टमर को मिलते हैं, उससे नया बिजनेस कैनवस करते हैं, तो आपको अंडरराइटिंग जानना बहुत आवश्यक है। अंडरराइटिंग क्या होती है? अंडरराइटिंग का मतलब है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिस्क। जो कस्टमर को आप मिलने वाले हैं वो कस्टमर के बारे में आपको सब डिटेल्स, सब जानकारी होनी चाहिए। जो रिस्क आप एक्सेप्ट करने वाले हैं वो रिस्क बराबर है क्या? जो प्रीमियम वो भरने वाले हैं वो उसके हिसाब से आप उसको रिस्क दे रहे हैं क्या? उसको इतना ही बीमा राशि देना चाहिए जो उसके लिए वो कैपेबल है। तो इसके लिए अंडरराइटिंग इज़ द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिस्क। तो रिस्क कैसे आप डिसाइड करेंगे? उसके लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है, उसका क्या ऑक्यूपेशन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये सब जानना बहुत आवश्यक है। अभी आप प्रपोज़ल फॉर्म कस्टमर से भरवाते हैं, तो प्रपोज़ल फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेना चाहिए, ये सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले AML और KYC गाइडलाइंस वो जानना इम्पॉर्टेंट है। अभी ये AML और KYC गाइडलाइंस क्या होती है? AML का मतलब है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्यों ज़रूरत है? अकॉर्डिंग टू RBI और IRDA ये गाइडलाइंस हमें फॉलो करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जब उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम करंट ईयर में 50,000 से ज़्यादा है तो हम उनसे पैन कार्ड लेना चाहिए, कंपलसरी है। पैन कार्ड कंपलसरी है अगर प्रीमियम 50,000 के ऊपर है इन अ करंट ईयर। दूसरी चीज़ है कि अगर उसका एनुअलाइज्ड प्रीमियम मोर देन 1 लाख है तो बैंक स्टेटमेंट भी कंपलसरी है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि पैन कार्ड कब लेना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट हम कब ले सकते हैं। तीसरी पॉइंट है कि जब हम उनसे कैश प्रीमियम लेते हैं तो कैश प्रीमियम अप टू 1,99,999 तक ही हम ले सकते हैं। 2 lakhs एंड अबव कैश नॉट एक्सेप्टेबल। तो टोटल प्रीमियम इन कैश आप कितना तक एक्सेप्ट कर सकते हैं? अप टू 1,99,999। तो ये सब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस में आती है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये एज़ पर IRDA और अपना IRDA के हिसाब से और RBI गाइडलाइंस के हिसाब से हमें ये AML गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि जब हम कस्टमर से
प्रपोज़ल लेते हैं तो उसके साथ आपको पता रहेगा कि हमें केवाईसी भी लेना चाहिए। केवाईसी का मतलब क्या है? नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर के लिए हमें 3 पॉइंट ज़रूरी है। वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और प्रूफ ऑफ इनकम। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या क्या ले सकते हैं? पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटर फ्रॉम रिकग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट, आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ issued by सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो ये सब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आता है, क्योंकि इसमें फोटोग्राफ भी रहता है। दूसरी बात है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। वो कहाँ रहता है, उसका कौन सा रेजिडेंस है। तो इसके लिए हम क्या प्रूफ ले सकते हैं? टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर टैक्स बिल, पेंशन पेमेंट ऑर्डर बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैंक स्टेटमेंट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज़, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, ये सब प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आता है। और तीसरा क्या है? प्रूफ ऑफ इनकम। स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ और नॉन स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ, ये 2 तरह के इनकम प्रूफ्स होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ में क्या क्या है? ITR, फॉर्म 16 या फॉर्म 16A या एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, ऑडिटेड कंपनी अकाउंट्स, ऑडिटेड फर्म अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप डीड। नॉन स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ कब होता है? जैसे CA सर्टिफिकेट, तहसीलदार सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल लैंड डिटेल्स एंड इनकम असेसमेंट्स। तो ये सब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ इनकम, ये सब KYC में ऐड हो जाता है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट, ये प्रपोजल फॉर्म के साथ हमें और क्या क्या लेना चाहिए? एज प्रूफ। एज प्रूफ 2 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड एज प्रूफ और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। तो ये स्टैंडर्ड एज प्रूफ क्या क्या होते हैं? ये सब सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स मीन्स म्यूनिसिपल सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, कॉलेज सर्टिफिकेट इश्यूड बाय स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, identity card issued by defense personnel, certified extract from service register, ID cards by the government, Kasi government, marriage certificate by Roman Catholic, domicile certificate, horoscope, PAN card, ये सब आती है स्टैंडर्ड एज प्रूफ। अभी नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ कौन से हैं? ESI कार्ड, marriage certificate in case of Muslims, service record where age is not verified, elders declaration, self declaration, election voters identity card, ration card not mentioning date of issue, Aadhaar card not mentioning the year, only mentioning the year, not the full date of birth। तो ये सब नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आते हैं। तो 2 तरह के एज प्रूफ हमने अभी देखे हैं, स्टैंडर्ड एज प्रूफ और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। तो ये भी आपको प्रपोजल फॉर्म में लेना पड़ता है। अभी ये सब मेन जो डॉक्यूमेंट्स है हमने उसकी जानकारी दी है। अभी जब हम प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो हमें सर्टेन टेक्निकल टर्म्स जो अंडरराइटिंग में इम्पॉर्टेंट है वो जानना भी आपको एज फर्स्ट लाइन अंडरराइटर जानना ज़रूरी है। वो है SUC। अभी आपको सबको पता है कि सम एश्योर्ड क्या है? बीमा, जो कितना बीमा हम देते हैं कस्टमर को वो बीमा है सम एश्योर्ड। लेकिन SUC क्या होती है? सम अंडर कंसिडरेशन। सम अंडर कंसिडरेशन का मतलब कि अभी करंट प्रपोजल जो है उसमें सबसे पहले हमें एक्चुअल सम एश्योर्ड जानना इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल सम एश्योर्ड मीन्स रेटेड ऑफ सम एश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर 815 प्लान हम देते हैं तो उसका रेटेड ऑफ सम एश्योर्ड क्या है?
1.25 टाइम्स द सम एश्योर्ड। यही प्रकार मनी बैक पॉलिसीज 920, 921, 915, ये जो अभी नए प्लान्स अभी हैं, ये सब में 930, ये सब 1.25 टाइम्स द सम एश्योर्ड है, दैट इज सम अंडर कंसिडरेशन। तो ये सम अंडर कंसिडरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी प्रपोजल फॉर्म में हम प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का डिटेल्स भी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और अभी थोड़ा मॉडिफिकेशंस है प्रपोजल फॉर्म में, तो वो है प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी हमें लेना ज़रूरी है। और सपोज़ अभी करंट आज के दिन अगर 21 अप्रैल को हम पॉलिसी ले रहे हैं, तो 21 अप्रैल 2020, तो 1 अप्रैल 2018 के बाद जितने भी पॉलिसीज़ आज के दिन तक जितने भी पॉलिसीज़ कस्टमर ने लिए हैं, वो सब एसयूसी में आएगा। अगर उसने प्रीवियस पॉलिसी फॉर एग्जांपल मनी बैक लिया है 800, 920, 921, कोई एक प्लान अगर उसने लिया है, तो सब 1.25 टाइम्स मीन्स रेटेड अप करना पड़ेगा। करंट प्रपोजल का सम एश्योर्ड, रेटेड अप सम एश्योर्ड एंड रेटेड अप सम एश्योर्ड ऑफ प्रीवियस पॉलिसीज, सब टोटल मिला के ये जो 2 ईयर्स के अंदर जितने भी पॉलिसीज उसने लिए हैं, उसका टोटल इंश्योरेंस सम अंडर कंसिडरेशन कहलाता है। तो सम अंडर कंसिडरेशन क्यों ज़रूरत है? ये डिसाइड करने के लिए कि उसको मेडिकल लगेगा या वो नॉन मेडिकल में जाएगा, ये डिसाइड करने के लिए हमें सम अंडर कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके अलावा टोटल रिस्क सम एश्योर्ड या टोटल एक्चुअल सम एश्योर्ड, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये क्या है? अगर जितने भी पॉलिसीज़ कस्टमर ने लिए हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंश्योरर, तो टोटल ऑफ इंश्योरेंस actual sum assured of all the policies taken during the entire lifetime of the insured, उसको हम टोटल रिस्क सम एश्योर्ड या टोटल एक्चुअल सम एश्योर्ड बोलते हैं। और ये सिर्फ LIC से नहीं, उसने जितने भी इंश्योरेंस LIC से और दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज से भी लिए हैं, वो सब टोटल मिला के टोटल रिस्क सम एश्योर्ड कहलाता है। ये किसके लिए ज़रूरी है? क्योंकि अभी एक कस्टमर के पास सर्टेन इनकम है, तो हमें जानना ज़रूरी है कि उसको हम उसके इनकम के हिसाब से इंश्योरेंस दे रहे हैं या नहीं। क्योंकि अभी एक लेटर चैप्टर में हम फाइनेंशियल अंडरराइटिंग कवर करेंगे, तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के लिए टोटल एक्चुअल सम एश्योर्ड या टोटल रिस्क सम एश्योर्ड कैलकुलेट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से ही उसके इनकम का मल्टीपल कैलकुलेट करके हम अराइव करते हैं उसको हम कितना टोटल इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो अगर उसका टोटल इंश्योरेंस हम 1 करोड़ दे सकते हैं और उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस इंक्लूडिंग करंट प्रपोजल अगर 50 लैक्स है, तो हम उसको बैलेंस कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं? 50 लैक्स। सो टोटल रिस्क सम एश्योर्ड कैलकुलेट करना हर केस में इम्पॉर्टेंट है, और ये अंडरराइटिंग के टाइम में हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एज अ फर्स्ट लाइन अंडरराइटर आपको भी ये मालूम होना जरूरी है। तो हमने एक्चुअल सम एश्योर्ड का टर्म समझ लिया है और सम अंडर कंसिडरेशन भी जान लिया है, और तीसरी पॉइंट है टोटल रिस्क सम एश्योर्ड या टोटल एक्चुअल सम एश्योर्ड। अभी ये टर्म्स आपने सीख लिए हैं, तो अभी अगर किसी को प्रपोजल मीन्स एक इंश्योरेंस देना है, तो हमें और एक एस्पेक्ट भी जानना ज़रूरी है, वो है नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग। इसका मतलब कि अगर हम किसी को इंश्योरेंस देते हैं, उसमें मेडिकल लगता है या नहीं लगता है, वो भी जानना ज़रूरी है। तो नॉन मेडिकल हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे? नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग में टू डिफरेंट ब्रांचेस है। एक है नॉन मेडिकल स्पेशल और नॉन मेडिकल जनरल। इसका मतलब कि ये केसेस में हमें मेडिकल कॉल करना नहीं चाहिए। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये नॉन मेडिकल स्पेशल में होगा
या नॉन मेडिकल जनरल। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोई कस्टमर को आप विद इन नॉन मेडिकल लिमिट्स ही उसको इंश्योरेंस ग्रांट करें, तो ये एक मार्केटिंग टूल है। क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए जब आप कस्टमर के पास जाते हैं कि उसका अगर पॉलिसी नॉन मेडिकल में हो जाता है और उसकी प्रीमियम कैपेसिटी भी उतनी ही है फॉर लोअर सम एश्योर्ड, तो उसके हिसाब से आप उसको नॉन मेडिकल के अंडर पॉलिसी दे सकते हैं। तो नॉन मेडिकल स्पेशल का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड एज प्रूफ, मेजर लाइव्स विथ स्टैंडर्ड एज प्रूफ। अगर वो कोई गवर्नमेंट या कासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ही और शी, या वो कोई स्कूल और कॉलेज रन बाय द गवर्नमेंट, या कोई रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े कंपनी हैं, बिरला कंपनी, टाटा कंपनी, कोलगेट, तो बड़े कंपनीज में काम करते हैं, तो ये सब, और उसका लेंथ ऑफ सर्विस भी मोर 1 ईयर और मोर होना चाहिए, नॉट लेस देन 1 ईयर। तो हम, और स्टैंडर्ड एज प्रूफ भी ज़रूरी है। तो ये सब कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाते हैं तो हम उसको नॉन मेडिकल स्पेशल के अंडर ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन उसको हम कितना इंश्योरेंस देते हैं। सो नॉन मेडिकल स्पेशल के लिए अगर वो रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोलगेट, या बड़े कंपनीज में, या लिस्टेड अंडर द स्टॉक एक्सचेंज, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी नॉन मेडिकल स्पेशल में जाती है या नहीं? उसके लिए हमें क्या करना है, उसके जो पीएफ डिडक्शन होती है कि नहीं, उसके जो अदर कंडीशंस हैं, उसका टैन नंबर मीन्स टैक्स पेइंग कंपनी होना चाहिए, उसके मोर देन 3 इयर्स स्टैंडिंग होना चाहिए, और प्रॉपर लीव रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए। तो उस कंपनी को हम नॉन मेडिकल स्पेशल के अंडर ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो स्टेट गवर्नमेंट या बैंक में काम करते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई भी स्कूल कॉलेज रन बाय गवर्नमेंट, तो हम सीधा उसको नॉन मेडिकल स्पेशल में ट्रीट कर सकते हैं। तो नॉन मेडिकल स्पेशल के रूल्स ये हैं, लेकिन अभी इसका एक ब्रैकेट है, एज ब्रैकेट। अगर अप टू 35 इयर्स, प्रपोजर का एज अप टू 35 इयर्स है, तो हम 30 लाख तक उसको टोटल इंश्योरेंस मीन्स एसयूसी, जो अभी हमने सीखा है आपको, टोटल इंश्योरेंस 30 लाख हम दे सकते हैं, इंक्लूडिंग करंट प्रपोजल एंड प्रीवियस इंश्योरेंस इन द लास्ट 2 इयर्स। अगर उसका एज 36 to 45 है, तो हम टोटल इंश्योरेंस उसको 20 लाख तक दे सकते हैं, और अगर 46 to 50 इयर्स है तो हम उसको टोटल इंश्योरेंस 10 लाख तक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको अभी 915 प्लान देते हैं, तो 915 उसका 10 लाख अगर हम देते हैं, तो उसका 1.25 टाइम्स 12 लाख हो गया। उसका एज 34 है, तो 30 लाख का उसका टोटल एलिजिबिलिटी है। अगर उसका प्रीवियस इंश्योरेंस नहीं है, तो हमने उसको 12 लाख इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो हम इजीली उसको नॉन मेडिकल स्पेशल में दे सकते हैं। अगर उसका प्रीवियस इंश्योरेंस ऑलरेडी 2 लाख है और अभी हम उसको 12 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं, कैलकुलेटिंग एक्चुअल सम एश्योर्ड, तो टोटल इंश्योरेंस कितना हो गया? 14 लाख। तो 30 माइनस 14 लाख जो उसका टोटल इंश्योरेंस बनता है, उसको हम उतना इंश्योरेंस और भी दे सकते हैं। 14 लाख उसका टोटल एग्जिस्टिंग प्लस प्रीवियस इंश्योरेंस है, तो 16 लाख हम उसको और भी इंश्योरेंस दे सकते हैं। 30 माइनस 14, 16 लाख हम उसको और भी इंश्योरेंस दे सकते हैं। इसका मतलब कि वो कस्टमर को और भी एलिजिबिलिटी है, लेकिन हम उसको कम इंश्योरेंस दे रहे हैं, प्रोवाइडेड उसका इनकम कैपेसिटी भी उतना ही है। तो ये नॉन मेडिकल स्पेशल के क्राइटेरिया हैं। सिमिलरली फॉर NRI एंड FNIOs वही लिमिट्स हैं एज पर द एज क्राइटेरिया, 18 to 35 ईयर्स, 36 to 45 ईयर्स और 46 to 50 ईयर्स। हम उसको उतने ही इंश्योरेंस दे सकते हैं जैसे नॉन मेडिकल स्पेशल में। वैसे नॉन मेडिकल स्पेशल NRI एंड FNIOs को भी हम 30, 20 और 10 लाख दे सकते हैं एज पर द एज क्राइटेरिया, लेकिन वो पर्सन
ग्रुप 5 कंट्रीज़ में काम करा होना चाहिए। फॉर ग्रुप 5 कंट्रीज़ कौन है, जैसे अभी यूएसए और दुबई, ये सब ग्रुप 5 कंट्रीज़ हैं। तो नॉन मेडिकल स्पेशल के क्राइटेरिया हमने देख लिए हैं। अभी दूसरा क्राइटेरिया क्या है, नॉन मेडिकल जनरल। नॉन मेडिकल जनरल में फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो है प्रोफेशनल्स। अभी प्रोफेशनल्स सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं या एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स अंडर नॉन मेडिकल स्पेशल कंपनीज। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, मीन्स उनका खुद का अपना बिजनेस है, लेकिन वो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल कौन है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स और टीचर्स, एजेंट्स हु हैव मोर देन 5 years स्टैंडिंग, पोस्ट ग्रेजुएट्स, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं या कोई नॉन मेडिकल स्पेशल कंपनी में एज अ प्रोफेशनल काम करते हैं, अदर देन नॉन मेडिकल स्पेशल, सॉरी। तो एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन नॉन मेडिकल स्पेशल या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड मेजर lives and literate females with income 10 lakhs, above 10 lakhs and filing income tax returns, तो ये भी नॉन मेडिकल जनरल में आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड मेजर लाइव्स एंड लिटरेट फीमेल्स with income above 10 lakhs and filing income tax returns, तो हम उसको कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं। अभी इसमें भी वही एसयूसी, आसा, टोटल इंश्योरेंस, ये सब अप्लाई होते हैं, लेकिन एज ब्रैकेट के अनुसार उनको कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं। एक है 18 to 35 ईयर्स में हम उनको टोटल इंश्योरेंस 25 lakhs दे सकते हैं, 36 to 45 ईयर्स 15 lakhs एंड 46 to 50 हम टोटल इंश्योरेंस उसको 8 lakhs दे सकते हैं। लेकिन ये बेसिस क्या है, एसयूसी, अगेन करंट इंश्योरेंस एंड प्रीवियस इंश्योरेंस विद इन द लास्ट 2 years, टोटल इंश्योरेंस हम उसको इतना दे सकते हैं। तो ये आता है नॉन मेडिकल जनरल। तो नॉन मेडिकल जनरल में अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और अगर उसके पास मेजर मेल्स एंड लिटरेट फीमेल्स है हैविंग इनकम 10 lakhs, above 10 lakhs and filing income tax return, तो उसका स्टैंडर्ड एज प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है, उनको स्टैंडर्ड एज प्रूफ देना ही है। और इसके अलावा उसका प्रूफ ऑफ इनकम, कॉपीज ऑफ ITR फॉर द लास्ट 3 years, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और लेटेस्ट ITR शुड शो इनकम मोर देन 10 lakhs एंड पैन कार्ड कंपल्सरी है। तो ये कंडीशंस भी फुलफिल होना जरूरी है। अभी नेक्स्ट इज मेजर मेल्स एंड लिटरेट फीमेल्स एंड लिटरेट हाउसवाइफ्स विद स्टैंडर्ड एज प्रूफ, ये भी नॉन मेडिकल जनरल में आते हैं। मेजर मेल्स, लिटरेट फीमेल्स एंड लिटरेट हाउसवाइफ्स, तो लिटरेट होना जरूरी है हाउसवाइफ्स को, तो उसको भी हम नॉन मेडिकल जनरल में दे सकते हैं। तो एज के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ SUC 18 to 35 ईयर्स हम उसको 8 lakhs, 36 to 45 5 lakhs एंड 46 to 50 3 lakhs टोटल SUC हम उसको ग्रांट कर सकते हैं। तो दे मस्ट हैव देयर ओन इनकम और इट कैन बी अर्नड और अनअर्नड। इसका मतलब क्या है कि खुद का इनकम हो सकता है थ्रू वर्किंग इन अ कंपनी या उनका ओन इनकम फ्रॉम बिजनेस, एंड इस सब में स्टैंडर्ड एज प्रूफ कंपल्सरी है। तो इसके अलावा अगर नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, ये सब स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, अगर नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है तो 18 years to 35 years हम उसको 5 lakhs दे सकते हैं, 36 to 45 years 3 lakhs और 46 to 50 हम उसको 2 लाख दे सकते हैं इंश्योरेंस। तो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, वो क्या है। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 years, मैक्सिमम टर्म हम उसको 25 years दे सकते हैं, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 years। तो ये कंडीशंस भी फुलफिल होना चाहिए। और
ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसको कोई टर्म वगैरह देते हैं तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर आप उसको पहले से ही बोल सकते हैं कि अगर आपका नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है तो आप इतना ही आपको टर्म मिल सकता है, या आपका एंट्री एज इतना ही होना चाहिए। तो ये सब जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये होने के बाद अभी नेक्स्ट जो है मेजर स्टूडेंट्स अप टू एज 30 ईयर्स। मेजर स्टूडेंट कौन है? अब 18 ईयर्स एंड अब टू 30 ईयर्स हम टोटल इंश्योरेंस उसको 20 लाख तक दे सकते हैं। लेकिन मेजर स्टूडेंट में प्रपोजर कौन रहेगा? फादर या मदर। तो इसमें सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हमें कस्टमर से लेना चाहिए। स्टूडेंट्स का मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 और इक्विवेलेंट होना चाहिए, एंड वो हायर स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। डिक्लेरेशन चाहिए फ्रॉम बोथ द प्रपोजर एंड द पेरेंट्स कि वो रेगुलरली इंस्टीट्यूट या जो स्टडीज़ वो फॉलो कर रहे हैं वो अटेंड कर रहे हैं। द फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड वो बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बराबर होना ज़रूरी है। और मैचिंग इंश्योरेंस ऑफ द पेरेंट्स, ऑफ द सिबलिंग्स, ये सब होना इम्पॉर्टेंट है। और सिंस फादर या मदर प्रपोजर है तो उसका भी एडिक्वेट इनकम होना ज़रूरी है। तो ये सब हो गया आपका नॉन मेडिकल इंश्योरेंस। मीन्स इसमें मेडिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉन मेडिकल स्पेशल, नॉन मेडिकल जनरल फॉर प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड, मेजर मेल्स एंड लिटरेट फीमेल्स विथ स्टैंडर्ड एज प्रूफ, मेजर मेल्स, लिटरेट फीमेल्स, लिटरेट हाउसवाइफ्स, ये सब। और लास्ट विथ स्टैंडर्ड एज प्रूफ एंड मेजर मेल्स, लिटरेट फीमेल्स विथ नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज नॉन मेडिकल इंश्योरेंस में आ जाता है, और इसमें कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम बहुत प्रपोजल्स आधारशिला और आधार स्तंभ 943, 944 प्लान में भी लेते हैं, उसमें कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब अगर आप कॉम्बिनेशन में भी बेचते हैं विदाउट मेडिकल, तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसमें नॉन मेडिकल में आप कंप्लीट कर सकते हैं प्रपोजल, मल्टीपल प्रपोजल्स भी कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकल रिक्वायरमेंट। अभी और सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज़ भी हैं, जैसे बीमा बचत और सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट। अभी बीमा बचत जो 916 प्लान है वो स्टैंड अलोन प्लान है, और जो दूसरा प्लान है वो है सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट। ये भी एक्सक्लूसिवली नॉन मेडिकल स्कीम में आती है। ओनली थिंग इसमें एसयूसी जो कैलकुलेट करते हैं वो सम एश्योर्ड माइनस सिंगल प्रीमियम, तो ये भी नॉन मेडिकल में आता है। और अगर ये सब एज क्राइटेरिया के हिसाब से या एसयूसी में नहीं बैठता है और बियॉन्ड द एज ब्रैकेट या बियॉन्ड सम एश्योर्ड ऑफ द स्पेसिफाइड रूल्स ऑफ नॉन मेडिकल नहीं बैठता है, तो इन दैट केस हम मेडिकल कॉल करते हैं। और एज के हिसाब से हमारा जो स्पेशल रिपोर्ट चार्ट है, अगर उसका मेडिकल आता है तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि उसमें स्पेशल रिपोर्ट्स अट्रैक्ट होता है कि नहीं। तो एज के हिसाब से, एसयूसी के हिसाब से उसका सिर्फ एफएमआर नहीं बट स्पेशल रिपोर्ट्स भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये मेडिकल या स्पेशल रिपोर्ट्स हम जो स्पेशली एफएमआर जो है हम कोई भी पैनल डॉक्टर, स्पेसिफाइड पैनल डॉक्टर या टीपीए से कर सकते हैं। और हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि कोई भी मेडिकल रिपोर्ट अगर स्टैंडर्ड लाइफ है तो 1 ईयर के लिए वैलिड है, और अगर सब स्टैंडर्ड है तो ओनली फॉर 6 मंथ्स। सिमिलरली स्पेशल रिपोर्ट्स वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर एंड सब स्टैंडर्ड लाइफ्स फॉर 6 मंथ्स। तो ये जानकारी भी आपकी होनी चाहिए कि कोई भी मेडिकल रिपोर्ट कितने टाइम के लिए वैलिड है। अदर देन दैट, नॉन मेडिकल और नॉन मेडिकल रूल्स के अलावा
हम अभी नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो है फीमेल लाइफ अंडरराइटिंग। इसमें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन फीमेल लाइफ अंडरराइटिंग में आपको बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में होना चाहिए। जैसे फीमेल लाइफ, पहले क्या होते थे, फीमेल लाइफ्स उतना एजुकेटेड नहीं थे और उनके पास उतना फैसिलिटी नहीं था अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करने का। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अभी एडवांस्ड हो गए हैं। फीमेल्स अभी एम्प्लॉयड हैं, वो अच्छे से अच्छे पोस्ट में बड़े अच्छा इनकम भी अर्न कर लेते हैं। तो अगर वो ITR फाइल करते हैं या अगर वो कोई नॉन मेडिकल स्पेशल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो ये कैटेगरी A1 में कहलाएंगे। तो उसका जो अंडरराइटिंग रहेगा वो सेम एज फॉर मेल लाइफ्स। तो उनका इनकम कैसे हो सकता है, आइदर वो कोई सैलरीड एम्प्लॉय है या वो कोई उनको इनकम प्रॉपर्टी से या रेंट से मिलता है, ऐसे भी हो सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर प्रूफ ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट या लेटेस्ट रेंट एग्रीमेंट अलॉन्ग विद बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अलॉन्ग विद द ITRs। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है। एंड इफ़ ITRs फॉर्म फाइल नहीं हुआ है तो फॉर्म 16 भी हम कॉल कर सकते हैं, या अगर वो सैलरीड है तो हम उसके सैलरी स्लिप्स फॉर द लास्ट 3 months along with the appointment letter and corresponding credit in बैंक पासबुक हम कॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया फीमेल लाइफ कैटेगरी A1। अभी इसमें हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, आपको जस्ट ब्रीफ में बता रहे हैं उसको कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं, वो सब हमें डिफरेंट चैप्टर में कवर करना पड़ेगा। लाइव्स विथ ओन इनकम दैट कैन बी एसर्टेन, मीन्स हम उसको कितना उसको इनकम मिलता है वो भी जानना चाहिए। अगर उसका इनकम हम बता सकते हैं कि उसको इतना इतना इनकम मिल सकता है तो उसके हिसाब से हम उसको प्रॉपर इंश्योरेंस, उसके हिसाब से हम इंश्योरेंस दे सकते हैं और टोटल इंश्योरेंस हम उसको 50 lakhs तक दे सकते हैं। और अगर वो लमसम इनकम उसको मिलता है थ्रू डेथ क्लेम ऑफ पॉलिसी या कॉम्पेंसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर तो मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर हम उसको 1 crore तक दे सकते हैं अंडर सिंगल प्रीमियम सेविंग्स प्लान। तो स्पेशल MHR कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। हम उसको स्पेशल MHR भी कॉल करेंगे फ्रॉम द DM क्लब एजेंट और अबव, या फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफिसर या ABMS या BREEAM इंचार्ज। एंड इसका जो प्रूफ ऑफ इनकम सच एज PFQ या चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट या सैलरी शीट या रेंटल इनकम, रेंटल एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम, पेंशन पेपर्स एंड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक शोइंग क्रेडिट फॉर द लास्ट 3 months, तो ये सब प्रूफ हम कॉल कर सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड एज प्रूफ एक्सेप्टेबल है। नाउ अगर लाइफ विथ ओन इनकम दैट कैन नॉट बी एसर्टेन्ड, तो फॉर क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड एंड अबव मैक्सिमम हम उसको 15 lakhs तक दे सकते हैं इंश्योरेंस कवर, अदरवाइज हम उसको 10 lakhs तक दे सकते हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है, अगर हम उसको क्वालिफिकेशन HSC 12th स्टैंडर्ड एंड अबव अगर उसका क्वालिफिकेशन है तो प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन भी कंपलसरी है। तो ओनली सेविंग्स प्लान्स आर अलाउड अंडर दिस कैटेगरी A3। हम टर्म राइडर या टर्म प्लान या PWB राइडर हम ये कैटेगरी को नहीं दे सकते हैं। स्पेशल MHR इसमें भी लगेगा बाय DM क्लब मेंबर एंड अबव, या फ्रॉम क्लिया और डेवलपमेंट ऑफिसर या ABMS या BM इंचार्ज। सो ये हो गया अपना फॉर द सेकेंड कैटेगरी A1, A2 एंड A3। अभी हाउसवाइफ को भी हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी ग्रेजुएट्स एंड अबव एक कैटेगरी है और ग्रेजुएट्स बिलो ग्रेजुएट्स, तो उसके हिसाब से हम उसको इंश्योरेंस कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर अब वो ग्रेजुएट है तो टोटल इंश्योरेंस हम उसको कितना दे सकते हैं, अप टू 1 crore इंक्लूडिंग टर्म इंश्योरेंस।
तो ये कैटेगरी में हम अलग अलग क्राइटेरिया है, तो हम इसमें डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। बिलो ग्रेजुएट है तो टर्म प्लान, टर्म राइडर हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो टोटल इंश्योरेंस हम उसको कितना दे सकते हैं, अप टू 60 lakhs इक्वल टू टोटल इंश्योरेंस ऑन हस्बैंड्स लाइफ। तो इसमें ऑल एज प्रूफ्स अलाउ कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, रिस्ट्रिक्शन जो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के हैं वो भी अप्लीकेबल होंगे। तो ये हो गया। एंड अदर कंडीशंस फॉर हाउसवाइफ जो है वो भी हमें फॉलो करना है। अभी हम फीमेल अंडरराइटिंग के अलावा अभी आप कस्टमर के पास जाते हैं तो हम क्या क्या उसको पूछते हैं कि उसका क्या हेल्थ कंडीशन है, उसका कोई ऑपरेशन हुआ है क्या, या उसका हेल्थ नॉर्मल है, उसको कुछ बीमारी है क्या। ये इस सब हमें कहाँ से मिलती है, प्रपोजल फॉर्म, क्योंकि प्रपोजल फॉर्म इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। और ये ज़रूरी है कि वो प्रपोजल फॉर्म में उसको सब डिटेल्स देना ज़रूरी है। ऑल द डिटेल्स उसको मेंशन करना चाहिए प्रपोजल फॉर्म में। इसके अलावा हम उसका इनकम भी पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उसके पास जाते हैं और उसका इनकम, वो कोई कंपनी का डायरेक्टर है, तो हम क्या उसको 10 लाख 15 लाख इंश्योरेंस देंगे? नहीं। उसका इनकम बहुत ज़्यादा है तो हम उसको ज़्यादा इंश्योरेंस भी दे सकते हैं। एंड लॉजिकली अगर वो यंग है तो हम उसको उसके हिसाब से नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इंश्योरेंस तो दे सकते हैं ऑफ द इनकम, एनुअल इनकम, एवरेज इनकम फॉर द लास्ट 3 years अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके हिसाब से, उसके एज के हिसाब से हम उसको ज़्यादा इंश्योरेंस दे भी सकते हैं। और यंग एज में प्रीमियम भी कम होती है। तो इसके लिए हमें 2 चार्ट फॉलो करना है। एक क्या है कि अगर उसका एनुअल इनकम फॉर द लास्ट, एवरेज इनकम फॉर द लास्ट 3 years अगर लेस देन 10 lakhs है तो हम उसको कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। अभी आपने देखा है कि सूटेबिलिटी फॉर्म एक हमने इंक्लूड किया है अलॉन्ग विद द प्रपोजल फॉर्म। तो उसमें हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि उसको हम कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं, व्हाट इज़ इज एलिजिबिलिटी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके इनकम के अनुसार हम उसको एलिजिबल इंश्योरेंस देना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्या है, पहले उसका एवरेज इनकम हम देखेंगे लास्ट 3 years का, और ये एवरेज इनकम के अनुसार हम उसको टोटल इंश्योरेंस कितना दे सकते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर उसका एज अप टू 35 years है तो हम उसको 25 टाइम्स ऑफ एवरेज इनकम फॉर द लास्ट 3 years जो कैलकुलेट करके रखा है उसका 25 टाइम्स। अगर उसका एवरेज इनकम से 5 lakhs है तो 25 into 5 हम उसको 1.25 crore इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो टोटल एलिजिबल इंश्योरेंस 1.25 crore है। लेकिन अगर उसका ऑलरेडी 50 lakhs ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है तो हम बाकी इंश्योरेंस कितना दे सकते हैं, 75 lakhs। तो हम जब कस्टमर के पास जाते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि उसका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कितना है। तो वो हम उसके प्रपोजल फॉर्म से तो लेते ही हैं टोटल इंश्योरेंस, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस, और एडिशनल हम उसको अभी कितना दे सकते हैं। तो ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पहले ही स्ट्रोक में जान लेते हैं कि उसका एवरेज इनकम कितना है और हम उसको कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं तो हम उससे ज़्यादा इंश्योरेंस देंगे, सो दैट वो पर्सन अंडर इंश्योरेंस नहीं हो। तो ये एज के हिसाब से हम कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं उसका चार्ट ऐसा है कि अप टू 35 years हम 25 टाइम्स ऑफ द एवरेज इनकम फॉर द लास्ट 3 years, 36 to 45 20 टाइम्स, 46 to 55 15 टाइम्स, और 56 एंड ओवर हम 10 टाइम्स उसको एवरेज इंश्योरेंस दे सकते हैं। इसका मतलब कि लास्ट 3 years इनकम जो है उसका नंबर ऑफ टाइम्स हमें एज पर द चार्ट कैलकुलेट करना है फॉर कैलकुलेटिंग द एलिजिबल इंश्योरेंस, एंड उसका टोटल इंश्योरेंस कवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है तो उसके हिसाब से हम माइनस करके उसको बाकी का इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो ये हो गया चार्ट ए वेयर द इनकम इज लेस देन 10 lakhs। अगर उसका इंश्योरेंस
10 lakhs एंड अबव है तो उसका भी चार्ट अलग चार्ट है, चार्ट बी। तो चार्ट बी में क्या है, अप टू 35 ईयर्स हम उसको 30 टाइम्स का इंश्योरेंस दे सकते हैं। 36 to 45 ईयर्स में हम 25 टाइम्स ऑफ द एवरेज इनकम फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। 46 to 50 हम उसको 20 टाइम्स, 51 to 55 15 टाइम्स एंड 56 एंड ओवर 10 टाइम्स। इसका मतलब कि हमें ये चार्ट हमारे पास रहना ज़रूरी है कि हम उसको टोटल इंश्योरेंस कितना दे सकते हैं और उसके हिसाब से हम टोटल एलिजिबल इंश्योरेंस उसका निकालेंगे, माइनस अगर एनी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस इफ़ एनी, तो करंट प्रपोजल में हम कितना उसको इंश्योरेंस दे सकते हैं वो अराइव हो सकता है। उसमें भी हम एक एग्जांपल आपको देखते हैं कि अगर उसका टोटल इंश्योरेंस एलिजिबल इंश्योरेंस 1 करोड़ है एज पर दिस चार्ट और उसका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस ऑलरेडी से 60 लैक्स है, तो हम उसको बैलेंस अमाउंट कितना दे सकते हैं, 40 लैक्स। तो ये तरीका है फॉर कैलकुलेटिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस। अभी ये मल्टीपल्स ऑफ एवरेज इनकम से हम एलिजिबल इंश्योरेंस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमें प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो भी कब हमें कौन सा प्रूफ ऑफ इनकम लेना है कस्टमर से, वो भी आपको जानना इम्पोर्टेंट है। तो प्रूफ ऑफ इनकम क्या है, फॉर एग्जाम्पल टोटल रेटेड अप सम एश्योर्ड जो हमने पहले बताया कि टोटल इंश्योरेंस उसका कितना है, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस प्लस प्रीवियस टोटल इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड अगर अप टू 15 लैक्स है, तो दैट इज इन द केस ऑफ टर्म इंश्योरेंस, तो हम उससे कोई प्रूफ ऑफ इनकम कॉल नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर टोटल रिस्क इंश्योरेंस इंक्लूडिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान्स अप टू 25 लैक्स, हम कोई भी प्रूफ ऑफ इनकम नहीं कॉल करेंगे। द प्रपोजल में ऑलरेडी आपका ACR रहेगा। अगर आप क्लब मेंबर है तो आप खुद DM क्लब एंड अबव में आप ACR भर सकते हैं। अगर आप क्लब मेंबर नहीं है तो रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर या ABMS जो भी एलिजिबल है उसके हिसाब से हम उसका MHR कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया। सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन टोटल रिस्क सम एश्योर्ड। अगर उसका टोटल रिस्क सम एश्योर्ड अबव 15 लैक्स है या टोटल रिस्क सम एश्योर्ड 25 to 50 लैक्स है इन केस ऑफ ऑल प्लान्स इंक्लूडिंग टर्म इंश्योरेंस, तो हम उससे क्या कॉल करेंगे, PFQ, पर्सनल फाइनेंस क्वेश्चनर। इसमें जितने भी उसका जो प्रॉपर्टी है या कोई अदर उसका इनकम है सोर्सेस, वो सब उसमें मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये फॉर इंश्योरेंस above 15 lakhs in case of term plans and all plans between 25 to 50 lakhs हम उससे PFQ कॉल करेंगे। अगर इंश्योरेंस इन केस ऑफ टर्म प्लान्स अगर वो above 25 lakhs है इन केस ऑफ टर्म प्लान्स एंड इट इज़ above 50 lakhs इन केस ऑफ ऑल प्लान्स इंक्लूडिंग टर्म प्लान्स, तो हम उससे क्या क्या प्रूफ लेंगे एज प्रूफ ऑफ इनकम। एक तो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ITRs या फॉर्म 16 या फॉर्म 16A या फॉर्म 26AS। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ITRs with computation of income and profit and loss account and balance sheet in case of self-employed persons. Self-attested copies of Tehsildar certificate in case of agricultural income for last 3 years, ये भी in case of agricultural income अगर उसका source of income है तो हम कॉल करते हैं। So this is all where total insurance is above 25 lakhs in case of term insurance plans या term rider and critical illness rider, या अगर उसका ऑल प्लान्स मिला के इंक्लूडिंग टर्म प्लान्स अबव 50 लैक्स है, देन इन केस ऑफ दैट हम ये सब प्रूफ ऑफ इनकम कॉल कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के हिसाब से हम उसको नीड बेस्ड इंश्योरेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि नीड बेस्ड इंश्योरेंस बहुत मायने रखता है। हम उसको जितना इंश्योरेंस देना चाहिए जो वो केपेबल है, नहीं तो क्या होगा, अगर हम उसके पास उसका कम इनकम है हम उसको ज़्यादा इंश्योरेंस दे देते हैं तो वो ओवर इंश्योरेंस हो जाएगा।
शायद उसमें कैपेसिटी नहीं है कि फर्दर प्रीमियम पे करे और उसकी पॉलिसी लैप्स भी हो सकती है। सो एज अ फर्स्ट लाइन अंडरराइटर आपको नीड बेस्ड सेलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना इंश्योरेंस उसको देना है उतना ही इंश्योरेंस दे। अगर उसमें कैपेसिटी है, ज़्यादा इनकम या प्रीमियम उसमें भरने की कैपेसिटी है, तो हम उसको ज़्यादा इंश्योरेंस देना ज़रूरी है। तो आप पहले ही स्ट्रोक में जब कस्टमर के पास जाते हैं, उसका इनकम, उसका हेल्थ कंडीशन, उसकी हेल्थ कंडीशन इन द सेंस उसको कोई ऑपरेशन हुआ है, क्या हुआ है, या उसका कुछ और कुछ बीमारी है, या उसके फैमिली मेम्बर्स का क्या स्टेटस है, अगर एडिक्वेट इंश्योरेंस है कि नहीं फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स, ये सब जानना आपको ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल रिक्वायर्ड एज अ फर्स्ट लाइन अंडरराइटर। तो भले ही आप प्रपोजल फॉर्म विद डॉक्यूमेंट्स हमारे पास बाद में लेके आते हैं, लेकिन जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो अभी नया प्रपोजल फॉर्म के हिसाब से जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप ले लें, सूटेबिलिटी फॉर्म भी भर लें, सो दैट आपको दोबारा कस्टमर के पास नहीं जाना पड़े। क्योंकि जितनी बार आप 2-3 बार अगर कस्टमर से रिक्वायरमेंट कॉल करने के लिए वापस जाएंगे तो कस्टमर भी थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। तो इसके लिए आप जितना भी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है या मेडिकल है या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने अभी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में बताया, और अगर नॉन मेडिकल है तो उसके हिसाब से उसको कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं, अगर उसकी एक्सीड हो जाता है तो आप ज़रूर उसका मेडिकल का भी जानकारी दे दें। उसके आपके पास चार्ट रहना चाहिए। आप टीपीएल लेटर या जो भी लेटर हमारे पास से आप ले सकते हैं और उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी करते हैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने पूरा इन्फॉर्मेशन जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब आपके पूरे जो एजेंसी ऑफ पीरियड ऑफ सर्विस में काम आएगा। और जैसे जैसे सर्कुलर्स अपडेट हो जाते हैं वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी अपडेट होना ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप जानकारी रखेंगे, अभी यूट्यूब में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो आप जब टाइम मिलता है आप थोड़ा सर्कुलर्स हमसे जानकारी ले लें और अपना इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऑल द बेस्ट सबको। और हम चाहते हैं कि आप ये फाइनेंशियल ईयर, द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में आप फ्लाइंग कलर्स में आएँ और बेस्ट ऑफ बिजनेस करें। थैंक यू वेरी मच।